है नागिन तो घर के अंदर बैठी हुई है। ऐसे राजेश राय जी को जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत सारा भ्रम फैलाने की कोशिश की हाँ जयप्रकाश। नहीं, जो सही है वही बात मैंने की। दरअसल ये इनकी आप बीती है। ये मंचों पर ये अपने मन का बोझ हल्का करते हैं इस प्रकार से अक्सर। सबसे पहले अपने परिचय की कुछ पंक्तियां स्वागत है, हास्य के रूप में स्वागत प्रस्तुत करना चाहता हूं स्वागत है। कि यूं तो निहायत ही शरीफ हूं। लगता है जयप्रकाश जी ने जो बातें देखने कही से है, लगता है कि यूं तो निहायत ही शरीफ हूं, मगर पिछले कुछ दिनों से पूरे शहर में बदनाम हो गया हूं। मगर पिछले कुछ दिनों से पूरे शहर में बदनाम हो गया हूं। ये न समझो दोस्तों किसी उल्टे सीधे मामले में फंस गया हूं। ये न समझो दोस्तों किसी उल्टे सीधे मामले में फंस गया हूं, या अफीम चरस गांजे का व्यापार करने लग गया हूं। बात बस इतनी है कि मां शारदे की कृपा से आजकल मैं कविता लिखने लग गया हूं। वाह वाह वाह। रायपुर दूरदर्शन को धन्यवाद। अगर आपका प्यार, आपका स्नेह मिला तो शहर की सीमाओं से निकल पूरे प्रदेश और प्रदेश की सीमाओं से निकल पूरे देश में एक कवि के रूप में बदनाम होना चाहता हूं। वाह वाह वाह। दूरदर्शन के तमाम दर्शकों को कवि राजेश जैन राही का होलियाना रंगारंग नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दो पंक्तियों से बात प्रारंभ करता स्वागत। हूं। होली का प्यारा त्योहार है कि होली अवसर दे रही, होली अवसर दे रही, तोड़ो सारे बैर, रंग प्यार का बांट कर मांगो सबकी खैर। वाह वाह। रंग प्यार का बांट कर मांगो सबकी खैर। और होली में कहीं न कहीं श्रृंगार की बात आती है। फागुन का महीना मादक हवाओं के लिए जाना जाता है। महुए के फूल लग जाते हैं, आम में बोर लग जाते हैं। तब एक कवि श्रृंगारिक होकर क्या कहता है कि मन बावरा मचल रहा, मन बावरा मचल रहा, सुन होली के ढोल। मन बावरा मचल रहा, सुन होली के ढोल, रंग प्यार का मैं मलूं पटतू दिल के खोल। पटतू दिल के खोल। रंग प्यार का मैं मलूं पटतू दिल के खोल। और लेकर आया मैं प्रिय, लेकर आया मैं प्रिय, रंग गुलाल अबीर, लेकर आया मैं प्रिय, रंग गुलाल अबीर। नाना ना तू क्यों करे फागुन करे अधीर, नाना ना तू क्यों करे फागुन करे अधीर। और एक चुलबुला सा दो लाइन और। बिल्कुल। तेरे गालों को मुझे, तेरे गालों को मुझे छूने की थी चाह, आई होली झूमती मिल गई मुझको राह। वाह वाह। आई होली झूमती मिल गई मुझको राह। साथियों, होली का त्योहार हम सब मना रहे हैं। बड़ा मायूस हो जाता है। मैंने होली का त्योहार कैसे मनाया, एक कविता के माध्यम से आप सबके बीच में रख रहा हूं। एक हास्य कवि के मन की बात, एक श्रृंगार के कवि के मन की बात इस कविता में आपको देखने को मिलेगी। स्वागत है। कि लो बतलाता हूँ कैसे मैंने होली का त्योहार मनाया। लो बतलाता हूँ कैसे मैंने होली का त्योहार मनाया। नींद खुली घर पर पहला पहला फोन आया। वाह। नींद खुली घर पर पहला पहला फोन आया। संयोग से फोन श्रीमती ने उठाया। संयोग से फोन श्रीमती ने उठाया। फोन था किसी कवयित्री का, फोन था किसी कवयित्री का। फागुन में मद भरी मानो किसी मस्ती का, फागुन में मद भरी मानो किसी मस्ती का। दोस्तों कवयित्री कमाल कर गई, कवयित्री कमाल कर गई। फोन पर मेरी आवाज सुने बिना ही हेलो डियर, हेलो डियर, हेलो डियर हैप्पी होली कह गई। हेलो डियर हैप्पी होली कह गई। इतना सुनते ही हमारी श्रीमती सिरे से उखड़ गई। इतना सुनते ही हमारी श्रीमती सिरे से उखड़ गई। बोली होली के बहाने काम क्या है बतलाओ। अच्छा, होली के बहाने बोले तुम्हारे डियर नहीं मैं उनकी श्रीमती बोल रही हूँ। काम क्या है बतलाओ, होली के बहाने इश्क न फरमाओ, होली के बहाने इश्क न फरमाओ। यह सुन कवयित्री तो फोन रख पीछे हट गई। देखिए कि फोन गलत उठा लिया है श्रीमती ने। यह सुन कवयित्री तो फोन रख पीछे हट गई और हमारी श्रीमती आकर हमसे उलझ गई। हमारी श्रीमती आकर हमसे उलझ गई। बोली खूब मौज कर रहे हो, खूब मौज कर रहे हो। मैंने पहले ही कहा था। कविता के साथ साथ प्यार भी रच रहे हो, कविता के साथ साथ प्यार भी रच रहे हो। अब समझ में आया,
अब समझ में आया हास्य व्यंग छोड़कर श्रृंगार क्यों लिख रहे हो। बढ़िया बढ़िया। हास्य व्यंग छोड़कर श्रृंगार क्यों लिख रहे हो। दोस्तों, श्रीमती के तेवर चढ़े हुए थे, श्रीमती के तेवर चढ़े हुए थे और मेरे चेहरे के सारे रंग फीके पड़े हुए थे। फीके पड़े हुए थे। एक बार ताली बजा दीजिए इस बात। वाह वाह। मेरे चेहरे के सारे रंग फीके पड़े हुए थे। हिम्मत जुटाकर मैंने बात को संभाला। हे प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, क्यों नाहक शक करती हो, इस दिल में तुम बसती हो। इस दिल में तुम बसती हे हो। प्राण प्रिय, क्यों नाहक शक करती हो, इस दिल में तुम बसती हो। इसमें न कोई भेद है न कोई राज है। होली पर विश करने का यह उस कवियत्री का होलियाना अंदाज है। वाह, होली वाह। पर विश करने का यह उस कवियत्री का होलियाना अंदाज है। पर श्रीमती मेरे तर्कों से कहाँ समझने वाली थी। बोली माना मैं वर्किंग वुमेन नहीं हूँ, माना मैं वर्किंग वुमेन नहीं हूँ, घर पर ही रहती हूँ, पर इतनी भी भोली नहीं हूँ, इतनी भी बोली नहीं। पर इतनी भी भोली नहीं हूँ। अब समझ में आया क्यों फिगर मेंटेन कर रहे हो। ये अब समझ में आया क्यों फिगर मेंटेन कर रहे हो, रोज बालों को रंग रहे हो। बेटा बड़ा हो गया है, बेटा बड़ा हो गया है, उसकी फिक्र तो दूर, खुद रोमांस करने लग गए हो। सुधर जाओ, अंतिम पंक्तियां हैं कि सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। अगर मैं रोमांस करने लग गई तो कहीं के नहीं रह जाओगे, कहीं के नहीं रह जाओगे। वाले को मैं बड़े आपकी तालियों के बीच बुला रहा हूँ भाई राजेश जैन राही जी। जयप्रकाश जी का असीमित प्यार है और होली का अवसर है, हंसी ठिठोली का मूड इन्होंने बना रखा है। इनकी बातों पर आप यकीन मत करिएगा, गौर करें। विगत दिनों हमने बहुत सारे कवि सम्मेलन किए साथ में, हमने पांचों ने, और इतने ठहाके लगे, इतनी ताली बजी कि यमलोक में जो यमराज बैठे हैं उनके कान खड़े हो गए। अरे बाप। उन्होंने यमदूतों को बुलाया, पूछा ये शोर कैसा हो रहा है, ये तालियां कैसे बज रही हैं, ठहाके कहां लग रहे हैं। यमदूतों ने कहा महाराज, पृथ्वीलोक पर भारतवर्ष नाम का एक प्यारा सा देश है, और वहां रायपुर नाम का एक खूबसूरत सा शहर है। वाह। और वहां पर कवि सम्मेलन हो रहे हैं, कवि सम्मेलन में ठहाके लग रहे हैं, तालियां बज रही हैं। यमराज ने कहा ये कवि सम्मेलन क्या होता है, हमें भी कवि सम्मेलन करवाना है, जाओ किसी कवि को पकड़ कर लाओ। अब जैसा आदेश, यमदूत आए पृथ्वीलोक पर और सबसे पहले गए जयप्रकाश त्रिपाठी। अब जयप्रकाश त्रिपाठी बड़े तेज तर्रार, जब यमदूतों ने कहा कि चलो भैया यमलोक कविता सुनानी है, तो बोले भैया ये तो यमलोक का मामला है। बोले भैया देखो मैं बहुत दिनों से कवि सम्मेलन कर रहा हूं, मेरा गला बैठ गया है, आप ऐसा करो राजेश जैन राही को पकड़कर ले जाओ। है ना, वो हास्य का कवि है, यमलोक में खूब हंसाएगा यमराज को, तो आपका काम बन जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखना, दिन में मत जाना, रात के वक्त जाना, नहीं तो दिन में अगर आप गए तो फिर आपको और कहीं भेज देगा वो। कविता यहीं से प्रारंभ होती है, यहीं से प्रारंभ होती है कि बीमार तो मैं नहीं था, बीमार तो मैं नहीं था, हाँ बढ़ती महंगाई से थोड़ा परेशान जरूर था। रात में देर तक कविता लिखी थी, गहरी नींद अभी अभी लगी थी, नींद में ही यमलोक से बुलावा आ गया, अधूरी कविता टेबल पर छोड़कर मैं रात में ही गुजर गया, मैं रात में ही गुजर गया। यमलोक पहुंचते ही झटके से नींद टूटी, चारों ओर यमदूत खड़े थे। यहाँ तो अच्छे श्रोता हैं। चारों ओर यमदूत खड़े थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था इस कवि को क्यों उठा लाए, काम धाम कुछ नहीं करेगा, बस कविता सुनाकर हमें दुखी करेगा। कोई कह रहा था कहो तो फेंक दूं वापस इस निकम्मे को। तभी यमराज चिल्लाया खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, इसने वहां उत्पात मचा रखा था। पृथ्वी लोक पर यह लोगों को हंसा रहा था, हंसा हंसा कर उनकी उम्र बढ़ा रहा था। क्या बात, हंसा हंसा कर उनकी उम्र बढ़ा रहा था। इसे इसलिए असमय बुलाया गया है क्योंकि वहां हंसाकर इसने बहुतों को मरने से बचाया है।
अब हम यहाँ इसकी कविता सुनेंगे, खूब हंसेंगे, अपना स्वास्थ्य ठीक रखेंगे। अच्छा। इतना कहकर यमराज ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया, अपने पंजे से मेरी गर्दन को दबाया। हाँ। भैया वहां तो ऐसी व्यवस्था ऐसी है। व्यवस्था है। मेरी गर्दन को दबाया और कहा कविता सुनाओ, कविता सुनाओ, सुनाकर हमें हंसाओ, नहीं तो गरम तेल की कढ़ाई में डालेंगे। अच्छा। नहीं तो गरम तेल की गरम कढ़ाई तेल में की डालेंगे कढ़ाई में और डालेंगे। तुम्हारी सारी कविताई का कीमा बना डालेंगे। अच्छा। और हंसाया तो रोज लेट नाइट पार्टी का आयोजन करेंगे, तुम्हारी कविता सुना करेंगे। हाँ। दोस्तों, इधर काव्य गोष्ठी जम गई थी, उधर पृथ्वीलोक पर मेरे मरने की खबर धीरे धीरे फैल गई थी। कोई कह रहा था, सुना है कवि महोदय गुजर गए हैं, असमय बेचारे स्वर्ग पहुंच गए हैं। बढ़िया। कोई कह रहा था, लिखने के शौक ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। सुना है अपने पीछे काफी कर्जा छोड़ कर गए हैं। कोई कह रहा था, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, आगे किसी दोस्त को कविता का भूत नहीं चढ़े। बढ़िया। आगे किसी दोस्त को कविता का भूत न चढ़े। घर वाली, अच्छा, जिसका जिक्र आप बराबर कर रहे हैं जयप्रकाश जी, घर वाली मेरे करीब बैठकर फूट फूट कर रो रही थी और जोर जोर से बोल रही थी, आपको कविता लिखने से कोई मना नहीं करेगा। आपको कविता लिखने से कोई मना नहीं करेगा। प्लीज वापस लौट आइए, आपको घर में कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा। आपको घर में कोई कुछ नहीं कहेगा। कविता सुनाने पर भी मैं रोक टोक नहीं करूंगी। मैं भी आपकी सारी कविताएं ध्यान से सुनूंगी। आप जैसे थे अच्छे थे, कविता लिखते थे तो क्या, हमारा ध्यान भी तो रखते थे। क्या बात है। दोस्तों, उधर कोहराम मचा हुआ था, इधर यमलोक में मेरा प्रमोशन हो गया था। यमराज मेरी कविताओं को सुन प्रसन्न हो गया था और बिना किसी व्यंग, देखिएगा, और बिना किसी पैरवी के मुझे यमलोक रत्न का सम्मान मिल गया था। वाह, यमलोक रत्न।